आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKBT न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ DK पांडे। आइए आपको ले चलते हैं बिहार के रोहतास जिला में। बिहार के रोहतास जिला में विगत 27 दिसंबर 2024 को बादल कुमार नामक व्यक्ति की ट्रैफिक DSP सासाराम के द्वारा हत्या कर देने का मामला प्रकाशन में आया था। DSP ट्रैफिक आदिल बिलाल के द्वारा बादल कुमार नामक व्यक्ति की हत्या करने के जुर्म में उनके ऊपर एक लांछन लगाया गया था और वह पुलिस मुख्यालय के द्वारा वापस बरी कर दिए गए हैं। आइए खबर जानते हैं विस्तार से, आखिर रोहतास जिला SP के द्वारा क्या कहा गया। सासाराम में यथा DSP आदिल बिलाल के मामले की जांच अनुसंधान इकाई करेगा। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय के सासाराम में यातायात DSP आदिल बिलाल तथा अंगरक्षक चंद्रमौली नागिया को योगदान करने का निर्देश जारी किया गया है। रोहतास SP रोशन कुमार ने बताया कि सासाराम में 27 दिसंबर को हुई गोलीबारी में मौत मामले को लेकर यातायात DSP आदिल बिलाल तथा अंगरक्षक चंद्रमौली नागिया को बिहार पुलिस मुख्यालय योगदान करने का निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि सासाराम में बर्थडे पार्टी के दौरान गोलीबारी मामले की जाँच अनुसंधान विभाग जांच करेगी। SP रोशन कुमार ने बताया कि 27 दिसंबर को बर्थडे पार्टी के दौरान सासाराम में गोलीबारी के मामले में शिवसागर थाना अंतर्गत सिलारी में युवक बादल की मौत हो गई थी। इस मामले में 28 दिसंबर को जो घटना स्थल पर विधिवत निरीक्षण किया गया। इस मामले में 3 को प्राथमिकी दर्ज करा ली गई है। मैं दर्शक फिर से बता दूं कि 3 मामले पर प्राथमिकी दर्ज करा ली गई है। अलग अलग सासाराम नगर थाना में दर्ज हुई है। रोहतास पुलिस निष्पक्ष रूप से मामले की जांच कर रहे हैं। आइए दर्शकों, हम आपको दिखाते हैं कि आखिर SP रोशन कुमार ने आदिल बिलाल के बारे में और बादल हत्याकांड के बारे में उन्होंने क्या कहा। ये दिनांक 27 दिसंबर को सासाराम टाउन थाना में करघर मोड़ के पास एक घटना हुई थी, जिसमें ट्रैफिक DSP अपने बॉडीगार्ड के साथ जा रहे थे। करघर मोड़ के आगे उन्होंने एक रुके हुए ट्रक को देखा। उतर के वहाँ कुछ जो लड़के थे जिनसे पहले से विवाद हो रहा था, उनको पीछा करने के क्रम में उसके सड़क के बगल में जो हरी सिंह का हाथा है, वहाँ पे पुलिस की झड़प, पुलिस उपाधीक्षक यातायात और उनके बॉडीगार्ड की झड़प वहाँ जो लोग थे उनसे हुई। उस झड़प के दौरान गोली चली। इसमें एक व्यक्ति बादल, जो शिवसागर थाना क्षेत्र के सेलारी गांव के रहने वाले, उनकी मृत्यु हो गई। उस घटना के बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मैं घटनास्थल पहुंचा और घटनास्थल को सील करते हुए FSL टीम को वहां बुलाया गया। FSL टीम को बुलाने के बाद वहां मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई और FSL टीम और मजिस्ट्रेट द्वारा जो मृतक है उनके परिजनों की मौजूदगी में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ घटनास्थल से सभी साक्ष्य संकलित किए गए। इसमें घटनास्थल पे जो खोखा बरामद हुआ, वो जो घटनास्थल पे शराब पार्टी चल रही थी, उसमें जो शराब की बोतलें थी वो, जिसमें कुछ में शराब थी और कुछ बोतलें खाली थी। जो वहाँ मोटरसाइकिल जो 10 से अधिक संख्या में थी, जो वहाँ पे पहले लोग थे जो वहाँ से घटना के बाद भाग गए थे, उनकी मोटरसाइकिल, सब कुछ वहाँ से जब्त किया गया। उसके बाद उसी FSL टीम द्वारा घटना में जो शामिल 2 पुलिसकर्मी थे, उन दोनों का जो सरकारी पिस्टल मैगजीन भी जब्त किया गया और उनके हाथ गन शॉट रेसिड्यू जो FSL जांच जिसकी की जाती है उसको भी रिट्रीव करके सील करके आगे जांच के लिए भेजा गया। उसके बाद जो गाइडलाइंस है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की और ऐसे जो केस जिसमें पुलिस की गोली से किसी की मौत होती है, उस केस में जो होता है उसके अनुसार मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करके जो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है वो बनाएगी। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम है वो भी परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड गठन करके वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ की गई। उसके बाद घटना में जो मृतक हैं उनके परिजनों के आवेदन पे प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें ट्रैफिक DSP के खिलाफ नामजद आवेदन दिया गया था, उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई। जो घटना में पुलिसकर्मी जख्मी थे, जो ट्रैफिक DSP के बॉडीगार्ड थे, उनके भी फर्द बयान पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई और एक प्राथमिकी नगर अध्यक्ष सासाराम नगर थाना अध्यक्ष के बयान पर जो घटना से शराब और अन्य चीजें बरामद हुई थी उसके उन्होंने 3 प्राथमिकी घटना में दर्ज की। घटना के अगले दिन 28 तारीख को घटनास्थल के आसपास के सारे इलाके को खंगाला गया और जो घटनास्थल के आसपास जितने CCTV कैमरे थे सबका फुटेज रिट्रीव किया गया। जो प्रक्रिया है उसके तहत फुटेज
प्राप्त करने के क्रम में जो करघर मोड़ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिसका कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट में के दूसरे तल्ले पे है, वहाँ से जो फुटेज प्राप्त हुआ उसमें स्पष्ट हुआ कि पूरी घटना 10:35 से 10:39 के बीच में घटित हुई। 10:35 में ट्रैफिक डीएसपी वहाँ से उतरते हैं और 10:39 तक पूरी घटना होती है। 10:39 में वहाँ से वो निकलते हुए अपने बॉडीगार्ड के साथ दिखाई देते हैं। घटना में सिर्फ 2 पुलिसकर्मी शामिल थे, ये उस चीज़ से स्पष्ट हो गया। उसके बाद घटना की पूरी जो रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, मुख्यालय और जो पुलिस उपमहानिरीक्षक साहब हैं सबको, जो बड़ी पदाधिकारी उनको भेजी गई। और इस कांड में जो पुलिसकर्मी जिन पर आरोप लग रहे हैं उनके संबंध में अग्रतर कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा एक रिपोर्ट भेजी गई। उस रिपोर्ट के आलोक में आज डीएसपी ट्रैफिक को और जो उनके बॉडीगार्ड हैं उनको मुख्यालय द्वारा अटैच कर लिया गया है। वो यहाँ से जाकर मुख्यालय में अटैच हो गए। उसके बाद इस घटना में चूंकि एक वरीय पुलिस पदाधिकारी जो ट्रैफिक डीएसपी उन पर आरोप है और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए और घटना में चूंकि पुलिस ने पूरी पारदर्शिता और जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग काम किया है, इसलिए पूरी तरह परिजनों को आश्वस्त करने के लिए कि इस घटना में पारदर्शी, वैज्ञानिक और तथ्यात्मक अनुसंधान हो, इसलिए जो परिजन थे उनका अनुरोध है कि एक अलग एजेंसी जो जिले के बाहर की उससे इसकी जांच कराई जाए। तो इसमें हम मेरे द्वारा अनुशंसा, उनके अनुरोध पर मेरे द्वारा और जो पुलिस उपमहानिरीक्षक साहब हैं उनके अनुशंसा के आलोक में मुख्यालय द्वारा इस पूरे कांड का अनुसंधान एवं नियंत्रण अपराध अनुसंधान विभाग CID द्वारा किए जाने का आदेश दिया गया। इस पूरे कांड का अनुसंधान अब CID द्वारा किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन भी और कंट्रोल भी। अभी ट्रैफिक डीएसपी कहाँ है, कब छुट्टी उनकी हुई है, ऐसी बात आपको स्पष्ट बताया कि आज की तारीख में उनको मुख्यालय द्वारा अटैच कर लिया गया। सर, झड़प का बात आपने कहा, किस परिस्थिति में झड़प आखिर हुआ था? मैंने आपको पहले दिन आपको स्पष्ट बताया था कि झड़प किस परिस्थिति में हुआ, इसमें दोनों पक्षों का स्पष्ट बयान आना जरूरी है। पुलिसकर्मी का बयान हमारे पास था, उसमें भी सिर्फ उसका फर्द बयान था, उसके आगे उसे पूछता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKVT न्यूज।